नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिका की मदद के बाद यूक्रेन हुआ हमलावर, रूसी शिप को मार गिराने का दावा रूस ने किया खारिज। सीमा पर यूक्रेन सेना की गोलाबारी से भड़का रूस, राजधानी कीव के कमांड सेंटर पर दी हमला करने की धमकी। पंजाब में कल आप सरकार का पूरा होगा 1 महीना, सीएम भगवंत मान कर सकते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के निशाने पर, नाटो में शामिल होने की संभावना पर दी धमकी। और कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा, ठेकेदार की खुदकुशी केस में गंभीर आरोप, कांग्रेस ने की थी गिरफ्तारी की मांग। यूक्रेन पर रूस के हमले को 51 दिन बीत चुके हैं और युद्ध अब भी जारी है। यूक्रेनी सेना ने अभी तक कहीं भी घुटने नहीं टेके। इन सबके पीछे बड़ी वजह अमेरिका है। सेना, हथियार और अन्य संसाधनों में रूस से बहुत पीछे मौजूद यूक्रेन आखिर कैसे इतने दिनों से रूसी सेना के सामने डटा हुआ, यह हर किसी को हैरान कर रहा है। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद बेशक अमेरिका ने यूक्रेन की सेना के रूस में मदद नहीं की हो, लेकिन अमेरिका हथियारों से लेकर पैसों तक की हर संभव मदद पहुंचा रहा है। अमेरिका की मदद के बाद ही यूक्रेन इतना हमलावर हुआ है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने ब्लैक सी में तैनात रूस के युद्धपोत मास्कोवा को मिसाइल हमले से पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हालांकि इसे लेकर वह कोई सबूत नहीं दे पाई है। वहीं रूस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यूक्रेन ने मिसाइल हमले से उसके युद्धपोत को नष्ट किया है। रूस का कहना है कि क्रूज में बड़ी संख्या में बम बारूद और अन्य हथियार थे। अचानक बारूद में विस्फोट होने के बाद आग लगने से ये घटना हुई है। आग लगने के बाद धीरे धीरे विमान को नुकसान पहुंचा और वह समुद्र में डूब गया। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 51वां दिन है और 50 दिनों में रूस ने यूक्रेन के लगभग सभी बड़े शहरों पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है। दोनों देशों से कोई भी इस युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच कल रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने सीमा से सटे उसके इलाकों पर गोलाबारी की है। रूसी सेना ने उन हमलों के जवाब में यूक्रेन के शहर कीव के कमांड सेंटर पर हमला करने की धमकी दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर ने शाम को एक ब्रीफिंग में कहा कि हम यूक्रेन के सेना द्वारा रूस में सुविधाओं के खिलाफ हमले और तोड़फोड़ करने के प्रयासों को देख रहे हैं। अगर यूक्रेन इसी तरह हमले जारी रखता है तो रूसी सेना कीव में स्थित कमांड सेंटर पर हमला करेंगे, जहां अब तक रूसी सेना ने हमला करने से परहेज किया है। दरअसल युद्ध के बीच रूस का दावा है कि यूक्रेन ने सीमा से सटे रूसी इलाकों पर हमला किया है। यूक्रेन की सैन्य कार्रवाई में एक प्रेग्नेंट महिला और 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस कार्रवाई को देखते हुए गवर्नर ने बताया कि रूस के सीमा से सटे 2 गांवों को खाली करा लिया गया है। आपको बता दें कि 91 दिन भी रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस के आक्रमण के बाद खार्किव में 24 बच्चों सहित 500 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। खार्किव के गवर्नर ओले ने कहा है कि रूस ने नागरिक क्षेत्रों पर भी गोलाबारी जारी रखी है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। आप सरकार पंजाब की जनता के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की पहली गारंटी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। कल पंजाब में आप सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर सकती है। दरअसल कल यानी कि 16 अप्रैल को भगवंत मान के सीएम पद पर होने का 1 महीना हो जाएगा और इस अवसर पर सीएम भगवंत मान कल पंजाब की जनता के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि कल पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान हो सकता है। और आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर ही 25,000 नौकरी और एंटी करप्शन एक्शन लाइन जैसे कई बड़े फैसले ले चुकी मान सरकार कल पंजाब में अधिकारियों और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच हुई मीटिंग पर भी चुप्पी तोड़ी है। भगवंत मान का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए दिल्ली भेजा था। भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि पंजाब सरकार के सभी फैसले वो खुद ले रहे हैं। भगवंत मान ने माना है कि अच्छे काम के लिए कहीं भी जाने में दिक्कत नहीं होती। मैंने अधिकारियों को दिल्ली भेजा था, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें गुजरात भी भेज सकता हूँ और तमिलनाडु भी। तमिलनाडु के सीएम जो है वो दिल्ली आए थे। हमें एक दूसरे के अच्छे मॉडल को अपनाना होगा। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है और इस बीच रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को भी धमकी दी है। रूस ने गुरुवार को स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि वह रूस के पश्चिमी हिस्से में अपने सैनिकों की संख्या दोगुने से अधिक बढ़ा देगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी दी है कि टेलीग्राम पर एक बयान में उन्होंने लिखा कि जमीनी और वायु रक्षा बलों को मजबूत किया जाएगा
उन्होंने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने की संभावना का जिक्र करते हुए अब बाल्टिक किसी भी गैर परमाणु स्थिति के बारे में बात करना संभव नहीं होगा, संतुलन बहाल किया जाना चाहिए। और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दमित्री ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन अगर नाटो में शामिल होते हैं तो रूस को बाल्टिक सागर में थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करना होगा। मेदवेदेव, जिन्होंने 2008 में 2012 तक रूसी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, हाल के महीनों में वो काफी आक्रामक दिखे हैं। हालांकि वो शीर्ष निर्णय लेने वाले नहीं हैं। 2018 फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट की रिपोर्ट के निष्कर्ष के दौरान रूस ने एक परमाणु हथियार भंडारण बंकर का आधुनिकीकरण किया हो सकता है। फिनलैंड की सीमा रूस की सीमा से लगती है और फिनलैंड रूस से करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को नाना करते आखिरकार कुर्सी छोड़नी ही पड़ रही है। दरअसल ईश्वरप्पा आज इस्तीफा देने जा रहे हैं और यह सब इसलिए क्योंकि कर्नाटक के उडुपी में एक ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में ईश्वरप्पा का नाम भी सामने आया है। ईश्वरप्पा के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने का भी आरोप है। ठेकेदार ने मंत्री और उनके करीबी पर निर्माण कार्य के बदले 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। इस मामले में कर्नाटक की बीजेपी सरकार को बड़ी असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ रहा था। वहीं इस मामले में मंत्री ईश्वरप्पा का नाम सामने आते ही विपक्ष ने लगातार उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा में प्रदर्शन भी किया था और इस प्रदर्शन से हुआ ये कि कर्नाटक के मंत्री पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा और उन्होंने ऐलान किया कि आज वो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। जिस ठेकेदार संतोष पाटिल की खुदकुशी के मामले में ईश्वरप्पा की कुर्सी जा रही है, वो उडुपी के एक होटल में मृत पाए गए थे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिका की मदद के बाद यूक्रेन हुआ हमलावर, रूसी शिप को मार गिराने का दावा रूस ने किया खारिज। सीमा पर यूक्रेन सेना की गोलाबारी से भड़का रूस, राजधानी कीव के कमांड सेंटर पर दी हमला करने की धमकी। पंजाब में कल आप सरकार का पूरा होगा 1 महीना, सीएम भगवंत मान कर सकते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के निशाने पर, नाटो में शामिल होने की संभावना पर दी धमकी। और कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा, ठेकेदार की खुदकुशी केस में गंभीर आरोप, कांग्रेस ने की थी गिरफ्तारी की मांग। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। यूपी में पिछले कुछ दिनों से मौसम एक जैसा बना हुआ है। शुक्रवार को प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज सहित कई जगहों पर आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। वहीं लखनऊ सहित अलग अलग हिस्सों में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यूपी में लू चलने की आशंका नहीं है। हालांकि शनिवार से गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। वहीं अभी भी बारिश की संभावना कुछ जिलों में है। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंशिक बादल दिख सकते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी 101 का है। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह गुरुवार को बस्ती के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक संगोष्ठी को संबोधित किया। पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। आज सुबह प्रदेश में खबर आम हुई है कि यूपी परिवहन निगम की बसों का किराया बढ़ गया है। एसी बसों का लगभग 7% और आरक्षण बसों के किराए में 1 से 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सवाल किया कि आखिर बसों का किराया बढ़ाने की क्या जरूरत था, तो परिवहन मंत्री ने किराया बढ़ोतरी के सवाल का ही खंडन कर दिया। साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि यूपी की बसों का कोई भी किराया नहीं बढ़ाया गया और ना ही उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी है।
यूपी परिवहन की बसों का कोई किराया बढ़ाया गया है। दयाशंकर सिंह ने कहा है कि हमारा विभाग जो कमाता है उसी से चलता है। सरकार से यूपी परिवहन को कोई अलग से बजट नहीं मिलता है। पिछले कई सालों से बसों का किराया नहीं बढ़ा है, इसलिए निगम को ठीक तरीके से चलाने के लिए आगे एक योजना बनाकर बसों का किराया बढ़ाया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ जिले में गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज एक मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव को जमानत दे दी है। उमाकांत यादव के वकील ने दलील दी थी कि इस मामले में यादव को झूठा फंसाया गया है और एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को जमानत मिल चुकी है। यादव किसी आपराधिक गिरोह के सदस्य नहीं है। याचिकाकर्ता के आपराधिक इतिहास पर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि यादव के खिलाफ सभी आपराधिक मामले 2009 से पहले के हैं और इसके बाद से वह शांतिपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कानून का पालन करने वाले सभी नागरिक भी बने हैं और उनकी आयु 68 वर्ष है और वह आयु से जुड़ी विभिन्न बीमारियों से भी ग्रसित है। जस्टिस अजय भनोट ने याचिका के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मुझे याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें में जो है वो दम नजर आ रहा है और इसलिए जमानत पर वो रिहा जाने के लिए वो पात्र हैं। अदालत ने गढ़ 12 अप्रैल को जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि पूर्व की चर्चा के दृष्टिकोण से इस मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बगैर जमानत की अर्जी मंजूर की जाती है। याचिकाकर्ता उमाकांत यादव को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी पारी की सत्ता संभालने के बाद गुरुवार को आधी रात के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मेरठ संभल, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, देवरिया व रायबरेली के जिलाधिकारी बदल गए हैं। सूत्रों ने बताया कि देवरिया व रायबरेली के जिलाधिकारियों को हटाकर प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है, जबकि कई जिलों में डीएम को दूसरे जिले की भी कमान दी गई है। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा को मेरठ व संभल के जिलाधिकारी संजीव रंजन को जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर बनाया गया है। नगर आयुक्त मेरठ मनीष बंसल को डीएम संभल के पद पर भेजा गया है। देवरिया के डीएम आशुतोष निरंजन को हटाकर प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया है। कानपुर देहात की जिलाधिकारी जेपी सिंह को देवरिया का डीएम बनाया गया है। नेहा जैन जिलाधिकारी कानपुर ही होंगी। जिलाधिकारी मेरठ बालाजी प्रतीक्षा रद्द कर दिए गए हैं। विशेष सचिव आवास माला श्रीवास्तव को जिलाधिकारी रायबरेली बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता संभालने के बाद राजकाज का 100 दिन का एजेंडा तय करने के साथ ही मंत्रियों के कामकाज की रूपरेखा भी तैयार कर दी है। मंत्री सप्ताह के 4 दिन लखनऊ में और 3 दिन जिलों में प्रवास पर रहेंगे। योगी की दूसरी कार्यकाल में विभागों का काज का 100 दिन का एजेंडा तय करने के बाद 6 महीने, 2 वर्ष, 5 वर्ष का एजेंडा तय करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही विभागीय कामकाज तथा फील्ड में योजनाओं, परियोजनाओं के क्रियान्वयन का व जन समस्याओं के समाधान को लेकर भी स्पष्ट व्यवस्था बनाने की पहल भी की गई है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शासन की ओर से मंत्रियों के लिए दिनवार एजेंडा तय कर दिया गया है। मंत्री सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार लखनऊ में ही रहेंगे। मंत्री सोमवार को अपने ऑफिस में उपलब्ध रहकर शासकीय कार्यों के साथ जनसुनवाई करेंगे। मंगलवार को कैबिनेट की संभावित बैठक के लिए उपलब्ध रहेंगे और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। मंगलवार या बुधवार को शासन की ओर से गठित कमेटियों की होने वाली बैठकों में शामिल होंगे। शुक्रवार, शनिवार व रविवार को जिलों में और प्रभार वाले जिलों में रात्रि प्रवास करेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिका की मदद के बाद यूक्रेन हुआ हमलावर, रूसी शिप को मार गिराने का दावा रूस ने किया खारिज। सीमा पर यूक्रेन सेना की गोलाबारी से भड़का रूस, राजधानी कीव के कमांड सेंटर पर दी हमला करने की धमकी। पंजाब में कल आप सरकार का पूरा होगा 1 महीना, सीएम भगवंत मान कर सकते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली का लाभ। यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के निशाने पर, नाटो में शामिल होने की संभावना पर दी धमकी। और कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा, ठेकेदार की खुदकुशी केस में गंभीर आरोप, कांग्रेस ने की थी गिरफ्तारी की मांग। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस में किसी भी तरह का संघर्ष नहीं है, ना ही कांग्रेस का कोई विधायक मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ रहा है और ना ही कोई अलग पार्टी बना रहा है। हरीश रावत ने बैसाखी पर्व पर हरिद्वार गंगा पूजन के लिए आए थे और हरीश रावत ने गंगा स्नान किया और मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन भी किए। उन्होंने कहा कि वह हरिद्वार कोई प्रायश्चित करने या तीर्थ स्थान की यात्रा करने नहीं आए। जीवन में तो इंसान हर क्षण प्रायश्चित करता रहता है। वह हरिद्वार गंगा और भोलेनाथ का पूजन करने के लिए आए हैं। हरीश रावत ने आगे कहा कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला पार्टी हाईकमान का है। कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी के फैसले सर्वमान्य होंगे। संगठन में दायित्व न मिलने और हरिद्वार जिले की उपेक्षा के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए फैसला लिया है। कांग्रेस जीत के प्रति उत्साहित थी, लेकिन जनादेश भाजपा के पक्ष में आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और प्रयास होगा कि कांग्रेस चुनाव जीते। पंजाब में मौसम का मिजाज बदल गया है। देर शाम चली तेज हवाओं के साथ सूबे के दक्षिण और पश्चिम इलाके में बूंदाबांदी हुई और इससे अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों ने गर्मी से राहत भी महसूस की, लेकिन खेतों में अभी खड़ी गेहूं की फसल के लिए किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 14 अप्रैल को मौसम में बदलाव साफ देखने को मिलेगा। विभाग ने कहा है कि पंजाब के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में जिले गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मोगा, बरनाला, भटिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला, नवा शहर और आसपास के क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर की गति से हवाएं चलेंगी। साथ ही गरज के साथ कुछ स्थानों पे हल्की बारिश होगी। गुरुवार की शाम हुई बारिश से पंजाब के लोगों ने राहत जरूर महसूस की, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। पंजाब में कोयले का संकट फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अब भी थर्मलों में मात्र 1 से 15 दिन का कोयला शेष है और इस बीच गुरुवार शाम तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी से पारे में गिरावट की वजह से बिजली की मांग में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी शक्तियां सौंप दी हैं। वह न केवल पंजाब के अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं, बल्कि वरिष्ठ अधिकारी, अधीक्षक, डिप्टी कमिश्नरों की तैनाती का भी आदेश दे रहे हैं। सियत अध्यक्ष एवं सांसद सुखबीर बादल ने गुरुवार को बैसाखी के मौके पर तख्त श्री दमदमा साहिब में सियत की पथक कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है। बादल ने कहा कि केजरीवाल ने न केवल पंजाब में प्रशासन को अपने कंट्रोल में लिया है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के हेलीकॉप्टर जैसे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब पुलिस के 90 कमांडो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि वह कुछ समय के लिए बोलना नहीं चाहते थे और लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार को खुली छूट देना चाहते थे। बादल ने आरोप लगाया कि बारगाड़ी धरना स्थल पर भी वह नशे में दौरा करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 23 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के कांगड़ा दौरे से पहले उन पर निशाना साधा है। जयराम ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मेरे कांगड़ा दौरे की तुलना केजरीवाल से न की जाए। वीरवार को पालमपुर में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि उन पर प्रदेश के विकास का जिम्मा है। नड्डा ने कई सालों तक प्रदेश में राजनीति की है, वह हर दिन देश में हर प्रदेश में जा रहे हैं। केंद्र में मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर, वो भी हिमाचल से हैं। पीएम मोदी को हिमाचल से आज भी उतना लगाव है जितना पहले होता था। इस कारण डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में कई घोटाले होते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जयराम 4.5 साल पहले जैसा था अब भी वैसा ही है और जनता के लिए हमेशा ही वैसा रहेगा। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर मथुरा कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। हिंदू महासभा ने अदालत में मामला दायर किया है और इसी याचिका पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि बाकी मामलों पर भी अलग अलग तारीखों में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मथुरा कोर्ट में दायर किए गए बाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है। गौरतलब है कि अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित आधा दर्जन लोगों ने गत वर्ष इस मामले में सबसे पहले सिविल जज की अदालत में दावा पेश किया था। उन्होंने अदालत से ट्रस्ट की भूमि पर बनी ईदगाह को अवैध मानते हुए उसे ध्वस्त कराकर संपूर्ण भूमि वास्तविक
मालिक भगवान श्री कृष्ण विराजमान को सौंपे जाने का अनुरोध किया था। इस मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग भी रखी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अमेरिका की मदद के बाद यूक्रेन हुआ हमलावर, रूसी शिप को मार गिराने का दावा रूस ने किया खारिज। सीमा पर यूक्रेन सेना की गोलाबारी से भड़का रूस, राजधानी कीव के कमांड सेंटर पर दी हमला करने की धमकी। पंजाब में कल आप सरकार का पूरा होगा 1 महीना, सीएम भगवंत मान कर सकते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन भी रूस के निशाने पर, नाटो में शामिल होने की संभावना पर दी धमकी। और कर्नाटक सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा आज देंगे इस्तीफा, ठेकेदार की खुदकुशी केस में गंभीर आरोप, कांग्रेस ने की थी गिरफ्तारी की मांग।